हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर का आज लास्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तुषार से स्टार्ट करते हैं आज। ओके, तुषार आज करते हैं, सर आफ्टर दैट डिड इंग्लिश कैप्चर होल इंडिया। तो तुषार ने जो है अपने टीचर से पूछ रहे हैं कि उसके बाद क्या अंग्रेज़ों ने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तुषार ने क्या कहा कि गुरुजी उसके बाद क्या अंग्रेज़ों ने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। तो उसके टीचर ने कहा सो नो, द लास्ट चैलेंज इन द फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स वर द मद्रास वर द इंगेज्ड इन फैमिली कॉन्फ्लिक्ट विच गैव द गुड अपॉर्चुनिटी टू लॉर्ड वेलेस्ली टू प्रेजेंट द प्रपोजल ऑफ ट्रीटी इन फ्रंट ऑफ मराठास। तो नहीं, ब्रिटिश शासन के सामने अब मराठा शक्ति ही शेष बची थी। उनमें से पारिवारिक संघर्ष चल रहा था। वेलेस्ली ने उसका फ़ायदा उठाकर संधि का प्रस्ताव रखा। इन 1802 एज अ पेशवा बाजीराव सेकेंड अब बेसिन साइंड द ट्रीटी एंड एक्सेप्टेड द ब्रिटिश नॉर्म्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1802 के आसपास जो था वहाँ पे कि वेलेस्ली ने उसका फ़ायदा उठाकर संधि का प्रस्ताव रखा। तो 1802 में या 2 को बेसिन की संधि द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों की शर्तें स्वीकार कर ली। ठीक है। इन बिटवीन 1802 to 4 ब्रिटिश फॉट वॉर विथ द सिंधिया एंड भोसले एंड कैप्चर्ड दिस प्लेस आल्सो। इधर अंग्रेज़ों का सिंधिया और भोसले से भी युद्ध 1802 से 4 में हुआ, जिसमें से अंग्रेज विजयी रहा। But in the 1804 and 5 British and Holkar fought Anglo-Maratha War third, in the which Holkars were the defeated and they had to suffer large amount of loss. Britishers forced the Scindia and Gaikwad to sign the treaty. इसी प्रकार अंग्रेज़ों और होलकर के बीच में तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध 1804 से 5 के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस तरह अंग्रेज़ों ने सिंधिया और गायकवाड़ को भी संधि करने के लिए विवश कर दिया। फिर आगे यहाँ पे देखते हैं आर्या। डिड ऑल स्टेट्स एग्री टू साइन द ट्रीटी। तो आर्या ने पूछा यहाँ पे कि सर क्या सभी राज्यों ने उनसे इसी तरह संधि कर ली। तो टीचर ने यहाँ पे बताया कि नो, दैट वाज नॉट सो ड्यू टू दिस इंसल्टिंग ट्रीटी मराठास लेफ्ट इंसल्टेड एंड देयर सेल्फ रेस्पेक्ट अरॉस वन मोर एंड दे डिसाइडेड टू फाइट वन मोर बैटल। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन अपमानजनक संधियों के कारण मराठों का स्वाभिमान पुनः जागने लगा। अब वे अंतिम और निर्णायक युद्ध लड़ने के लिए तत्पर हो गए। Thus the Anglo-Maratha War fourth took place in 1817 to 1818. Coalitions force of Peshwa, Holkars and Bhosle had to face defeat in front of English, which led to the end of Maratha dynasty. तो इस युद्ध में पेशवा, होलकर और भोसले की संयुक्त सेना की पराजय का सामना करना पड़ा और मराठा शक्ति का अंत हो गया। हेस्टिंग एंड विलियम बेंटिक वर द अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दे अप्लाइड अ रिफॉर्म्ड सिस्टम ऑफ वॉर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेथड टू एडमिनिस्टर्स द कंट्री। तो इसके बाद क्रमशः जो फ्रांसिस रोडन हेस्टिंग्स और विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। उन्होंने युद्ध के सुधारवादी और आर्थिक विकास की नीति के साथ शासन प्रारंभ किया। नेक्स्ट आपका इस्टेब्लिशमेंट इन ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ साथ जो है संधि की बातें हैं या संधि की व्यवस्था है। अरबाब आस्क्ड सर explain economic and social development policy. So
प्रभाव जो है, उन्होंने अपने टीचर से पूछा कि सर एक्सप्लेन इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट पॉलिसी, अर्थात आर्थिक एवं सामाजिक विकास की नीति को समझाइए। तो उनके टीचर ने क्या कि विलियम बेंटिक इज recognized as the reformer, governor general as the he was the believer of peace instead of war। तो विलियम बेंटिक की गणना सुधारक गवर्नर जनरल के रूप में की जाती है। वह युद्ध के बदले शांति की अनुयायी था, मतलब उसके पक्षधर थे। ड्यू टू द constant war, the economic conditions of company was unstable or the disabled, so he took the chance to revive the condition of company। He decreased the number of soldiers from troops and cut short annual expenses of administrations। निरंतर युद्ध में रहने से कंपनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी, जिसे सुधारने में सर्वप्रथम विलियम बेंटिक ने विशेष ध्यान दिया। उसने सैनिकों की संख्या एवं प्रशासनिक व्यय में कमी की। उसने उच्च पद पर भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति की। राजस्व वसूल करने के लिए उसने टोडरमन की बंदोबस्त व्यवस्था को अपनाया और 30 वर्षों के लिए लगान निश्चित करवा दिया। For the collection of the revenue, he used the policy of the Toderman's system of collections and fixed the taxation for 30 years. He took special care towards social evils like the sati, child marriage, and the human sacrifice, and found a law to abolish all these. He made English the medium of educations। तो उसने सामाजिक सुधार में विशेष ध्यान तो दिया, साथ ही प्रमुख सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बाल हत्या और नरबलि प्रथा आदि पर रोक लगाने संबंधी कानून भी लागू किए और उसने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का माध्यम भी बनाया। सो उन्होंने क्या किया कि कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया, ठीक है। और साथ ही साथ जो था 1831 द पास लॉ एंड इन दैट द प्रोपाउंडेड एलिजिबिलिटी in Indians to take charge at the higher officials। He constructed the national highway and bridge। तो 1831 में एक कानून पास करवाया जिसमें से भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति की जा सके। उसने राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थापना की। सन 1818 तक मराठों का पतन होने के साथ ही अंग्रेजों का अधिकार पंजाब और प्रांतों को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत पर हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लेट अस नो अबाउट द डलहौजीज एनेक्सेशन पॉलिसी, ठीक है। तो इनको हम लोग हिंदी में कहते हैं डलहौजी की हड़प नीति, ठीक है। लेट्स नाउ अबाउट द डलहौजीज एनेक्सेशन पॉलिसी। तो जाने क्या थी डलहौजी हड़प नीति। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Doctrine of lapse means those kings who do not have their own successor or had adopted children would not get their right to rule their state। Those states were the captured by English। तो इसमें हड़प नीति की जो पहली जो बात जो थी या उसकी जो शर्तें जो थी कि निसंतान जो राजाओं के दत्तक पुत्र अर्थात गोदलीय पुत्र को अधिकार न मानते हुए उनके राज्यों को अंग्रेजी शासन या अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। अर्थात कहने का मतलब है कि राजवंशों के अंतर्गत जो होता है जहाँ जहाँ पे राजाओं का शासन चलता था उस शासन तंत्र के अंतर्गत अगर किसी राजा का पुत्र नहीं हो पाते थे तो जिस पुत्र को वो गोद लिए हुए थे उन पुत्रों को उस राज्य का शासन अधिकार अर्थात उसका राजा स्वीकार नहीं करते थे और न करते हुए जो है वहाँ की शासन तंत्र को जो अंग्रेज अपने हाथों में ले लिया करता था। ये उसकी हड़प नीति की पहली संधि थी या शर्तें थी। दूसरे के नंबर देखिए यहाँ पे, कैप्चरिंग ऑफ दोज स्टेट्स विच हैड पुअर गवर्नेंस। तो कुशासन के आधार पर देशी राजाओं को हटाकर उनके राज्य पर अधिकार कर लेना, ठीक है। कूटनीति के माध्यम से जो है देशी राजाओं को हटाना और उसके राज्य पर अधिकार कर लेना। नंबर 3 दिया हुआ यहाँ पे, एथोराइजिंग द स्टेट थ्रू वार्स। युद्ध द्वारा देशी राज्यों को अधिकार में करना, ठीक है। तो ये रहा बेटा आपका डलहौजी का एनेक्सेशन पॉलिसी अर्थात हड़प नीति 1 to 3।
ये जो पिक्चर जो दिया जा रहा है, दिखाई दे रहा है, ये आपका ब्रिटिश कंपनी के समय जो है रेलवे जो स्टार्ट हुआ था 1853 1853 में मुंबई और थाने के बीच में, उसका है। डोलहौजी की प्रोसेसेस है ये। चलिए इसी को देख लेते हैं। सच एज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पोस्टेज, telegrams transport and traffic control system and improvement in the communication and formation of the education board in 1853 is the first train run between the Mumbai and Thane। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कुछ प्रशासनिक सुधार के कार्य भी हुए, जिसमें से डाक तार की स्थापना, कमिश्नरी प्रणाली लागू करना, परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में सुधार और शिक्षा आयोग का गठन। भारत में पहली जो रेलगाड़ी जो थी 1853 मतलब 1853 में मुंबई थाने के बीच में चली थी। थ्रू दिस डेवलपमेंट वर meant for their own benefit, but they succeeded to the control the administrations of the country, also the collection of raw materials and manufacturing it into products. As a result of all this development of country was rapid। तो इससे उन्हें अपने विजित राज्यों में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिली। इसके अतिरिक्त कच्चा माल इकट्ठा करने एवं तैयार माल भेजने में सुविधा होने लगी, लेकिन इसके परिणामस्वरूप भारत का भी विकास होता गया। ड्यू टू पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहौजी's disappointment among Indian rulers was the prevailing day by day, which led to the 1857 revolutions, about which we shall read in the next chapter। तो लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति के परिणामस्वरूप भारत के कई देशी राज्यों में असंतोष व्याप्त हो गया, जो सन 1857 के आंदोलन के कारणों में से एक प्रमुख कारण रहा, प्रमुख रीज़न रहा। ठीक है, इसके बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ओके, दैट्स ऑल। तो ये रहा आपका बेटा लेसन सेकंड का जो है लेसन एक्सप्लेन। अब थोड़े से इसकी एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो फिलअप दिया हुआ ये देख लेते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फिर इन द ब्लैंक फर्स्ट नंबर, सी रूट फ्रॉम द यूरोप टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय ब्लैंक। ठीक है, अगेन आई रिपीट, सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय ब्लैंक। तो यहाँ पे क्या आएगा, वास्को डिगामा। क्या आएगा, वास्को डिगामा। ओके, सेकेंड नंबर, थ्रू यूरोपियन ट्रेड इंडिया गॉट ब्लैंक एंड ब्लैंक। थ्रू यूरोपियन ट्रेड इंडिया गॉट ब्लैंक एंड ब्लैंक। यहाँ पे पूछा गया कि यूरोपीय व्यापार से भारत को खालिस्तान एवं खालिस्तान प्राप्त होता था, तो वहाँ पे आएगा आपका गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, क्या आएगा, गोल्ड एंड सिल्वर। नंबर थर्ड है, ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड देयर फैक्ट्री इन ब्लैंक प्लेस ऑफ मद्रास। तो यहाँ पे ब्लैंक में आएगा सेंट फोर्ट जॉर्ज। सेंट फोर्ट जॉर्ज। नंबर फोर है, ब्लैंक इस्टेब्लिश्ड पौंडीचेरी सिटी। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ब्लैंक इस्टेब्लिश्ड पौंडीचेरी सिटी। तो पौंडीचेरी सिटी जो है शहर जो है किसने बसाया था, तो है आपका फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है, कौन है, फ्रांसिस मार्टिन, द फ्रेंच मार्टिन। नंबर फिफ्थ, अर्लियर ब्लैंक वाज कैपिटल सिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो क्या आ गया वहाँ पे, मद्रास। ये कलकत्ता, कोलकाता। सॉरी, कोलकाता है यहाँ पे ना, कोलकाता लिखेंगे, कलकत्ता। फिफ्थ नंबर पे जो है अर्लियर ब्लैंक वाज कैपिटल सिटी ऑफ ब्रिटिशर्स, वहाँ पे आएगा आपका कलकत्ता। ओके, मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ बेसिन, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस में यहाँ पे देखिए बैटल ऑफ कर्नाटका,
ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में देखेंगे आप बक्सर के युद्ध। ट्रीटी ऑफ बेसिन पे देखेंगे आप यहाँ पे अंग्रेज मराठा युद्ध। और श्रीरंगपट्टनम की संधि पे यहाँ पे देखेंगे हम लोग मैसूर युद्ध। ठीक है, मैसूर युद्ध। अरेंज करेक्टली, सही क्रम पे जमाई। तो यहाँ पे देखिए कि अरेंज इंग्लिश गवर्नर जनरल टू द कंट्री अकॉर्डिंग टू देयर अराइवल्स। तो उसमें से फर्स्ट नंबर पे आ गया आपको वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, विलियम बेंटिक एंड डलहौजीज। अगेन वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, विलियम बेंटिक एंड डलहौजीज। ओके, और बाकी जो इनके आंसर क्वेश्चन है उसका PDF नेक्स्ट टाइम भेजेंगे। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।